सबसे पहले आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार ने निर्वाचन के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि राज्य में 11 जगहों पर सैटेलाइट सिटीज़ का विकास किया जाए। उस निर्णय की कड़ी में राज्य मंत्रिपरिषद ने अगला निर्णय लेते हुए उन 11 जगहों के जो सैटेलाइट टाउनशिप्स बसने वाले हैं उनके लिए स्थल का अनुमोदन किया और उसके साथ ही उन सैटेलाइट टाउन्स के दायरे में जो विशेष क्षेत्र आएंगे और कोर क्षेत्र आएंगे उनके लिए ज़मीन की खरीद बिक्री, हस्तांतरण, वहाँ पर भूमि विकास तथा कंस्ट्रक्शन को राज्य सरकार ने 31 मार्च 2027 और 4 टाउनशिप्स के लिए 30 जून 2027 तक रोक लगा रखी है। उस कड़ी में कई तरह के प्रश्न लोगों के पास आ रहे हैं। हम लोगों से भी बहुत सारी लोगों की जिज्ञासा है और प्रेस के माध्यम से मैं चाहूँगा कि उन मामलों में मैं वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दूँ। सबसे पहली बात है कि जो टाउनशिप बनने हैं वो काफ़ी प्लान बनने हैं। प्लान टाउनशिप का मतलब है कि ना केवल वहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होंगी बल्कि एक मुख्य आर्थिक गतिविधि भी केंद्र में होगा जो 11 टाउनशिप्स हैं। और इसलिए सिर्फ टाउनशिप का विकास ही नहीं होगा, वहाँ पर जो इकॉनमी है उसको एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिलेगा। जो कृषि आधारित इकॉनमी है उसकी जगह पर वहाँ पर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स के जो जॉब्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, उस क्षेत्र के लोगों के लिए रोज़गार बढ़ेंगे और आमतौर पर जब स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक शिफ्ट होता है तो फिर प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। दूसरी बड़ी बात है कि हम इस यात्रा में किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। तो सबसे पहली कोशिश हमारी होगी कि हर किसान जिसकी ज़मीन टाउनशिप्स के लिए आ रही है उनमें से किसी को भी भूमिहीन नहीं होना पड़े। आमतौर पर जब लैंड एक्विजिशन हम करते हैं तो किसानों की लगभग पूरी ज़मीन चली जाती है और जो वहाँ पर आर्थिक संरचना तैयार होती है उसका सीधे सीधे उनको कोई लाभ मिलता नहीं है और यह शिकायत कराई जाती है। हम नए टाउनशिप्स का विकास लैंड पूलिंग के माध्यम से मोस्टली करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में जो BUPD एक्ट है उसके तहत टाउन प्लानिंग स्कीम लागू करने का प्रावधान है। तो टाउन प्लानिंग स्कीम का उसकी मुख्य बातें वो ये हैं कि सबसे पहले हम एक प्रारूप प्रकाशित करेंगे एक टाउन प्लानिंग स्कीम की मैप के साथ और समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन होगा और एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क। उस प्रारूप प्रकाशन में हम आपत्तियां भी मांगते हैं और सहमति भी मांगते हैं। मुख्य बात यह है कि जब टाउन प्लानिंग स्कीम में किसान अपनी ज़मीन देंगे तो कम से कम 55% ज़मीन हम उनको वापस करेंगे, डेवलप करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि जो गांव या शहर बसते हैं बेतरतीब बसते हैं तो किसी को सड़क मिलती है किसी को नहीं मिलती, कहीं तक बिजली का खंभा जाता कहीं नहीं जाता, कहीं नाली बनती कहीं नहीं बनती। तो बेसिकली अभी जो है एक किस्मत जैसी लॉटरी जैसी चीज़ होती है कि अगर आपकी ज़मीन सड़क के किनारे है तो आपकी ज़मीन की कीमत बहुत होगी, आपकी ज़मीन अगर पीछे है तो उसकी कीमत नहीं होगी। टाउन प्लानिंग स्कीम में जब लैंड पूलिंग होगी तो हम इस लॉटरी सिस्टम को या किस्मत को ख़त्म कर रहे हैं। हर एक प्लॉट के साथ सड़क, ड्रेनेज, सीवरेज और बिजली के कनेक्शन कंपल्सरी दिए जाएंगे। साथ ही जब डेवलप प्लॉट होगा तो उसका 55% उसी भूमि वाली को लौटाया जाएगा जिसकी ज़मीन ली गई है। मोटे तौर पर आमतौर पर ज़मीन की जो दरें बढ़ती हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पर हमारे टाउनशिप प्लान आ रहे हैं तो ज़मीन की कीमत लगभग 7-8 गुना हुई है पिछले 4-5 वर्षों में। हम जब सैटेलाइट सिटी बसा रहे हैं तो कम से कम ज़मीन की कीमत 10 गुना से ज़्यादा होगी। अगर आज किसी की ज़मीन 1 लाख रुपए की है और अगर हम लैंड एक्विजिशन में लेते हैं तो आमतौर पर 4 लाख रुपए उसको देते हैं। कुछ और भी उनके साथ सुविधाएं हैं बट जो लैंड एक्विजिशन के प्रोसीजर हैं उसके हिसाब से करीब 4 गुना देते हैं तो 4 लाख रुपए के आसपास उनको देते हैं। और कुछ और भी सपोर्ट हैं जैसे कुछ अलाउंसेस वगैरह हैं वो देते हैं। जब हम लैंड पूलिंग करेंगे तो एक ज़मीन की कीमत कम से कम 10 गुना बढ़ेगी, कम से कम 10 गुना बढ़ेगी। और जैसे पुनपुन जो सैटेलाइट सिटी हमारा पुनपुन के पास आने वाला है उसकी कीमत पे कम से कम 20 गुना इजाफा होगा।
में 55% वापस लौटाएंगे तो 5.5 लाख रुपए का सीधा सीधा भुगतान किसानों को होगा, प्लस उनको वो लैंड मिलेगी जो डेवलप्ड है, वो क्षेत्र मिलेगा जहाँ ग्रीन एरिया है, जहाँ बिजनेस एरियाज हैं, जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो पूरा शहर प्लान उनको मिलेगा। तो पहली बात है कि जो किसान हैं उनको हम शेयर होल्डर्स बना रहे हैं इस डेवलपमेंट में, उनको हम वंचित नहीं करें, किसी को भी भूमिहीन हम नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो भूमि का अप्रिसिएशन होगा उसका वो हक उनको मिलेगा। नंबर 3, हर प्लॉट रेगुलर साइज में होगा। प्लॉट को जब हम कंसोलिडेट करेंगे तो वहाँ पर बेहतर निर्माण हो पाएगा। साथ ही जो शहर बसेगा वहाँ पार्क, प्लेग्राउंड, कम्युनिटी सेंटर्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये हम मैंडेटरी प्रोवाइड करेंगे। पूजा और उपासना के स्थल भी रहेंगे। और जो रोड और अदर कनेक्टिविटी के लिए लगभग 22% जमीन जाती ही है। जब भी कोई टाउन से बनाते हैं तो लगभग 22% जमीन जाती है। ग्रीन स्पेस, पब्लिक यूटिलिटीज के लिए लगभग 5% जमीन जाएगी। जो कुछ ऐसे भी लोग होंगे उस शहर में अभी जहाँ पर रह रहे हैं जिनकी आजीविका लैंड पर सीधे सीधे है, लेकिन लैंड के मालिक वो नहीं है, उनके लिए भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनके लिए भी थोड़ी वहाँ पर हम लोग गुंजाइश रख रहे हैं जिनको मकान देने की। तो उनके लिए हमने 3% लैंड रखा है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को हम प्रोवाइड करेंगे जो इसी इलाके के। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हमारा लगेगा, जैसे हम सड़कें बनाएंगे, गलियाँ बनाएंगे, सीवेज नेटवर्क लगाएंगे, STP लगाएंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, पानी पीने के पानी की जो व्यवस्था करेंगे, इलेक्ट्रिक ग्रिड हम जो स्थापित करेंगे, तो इसके लिए जो हमारी प्लानिंग अथॉरिटी होगी वो 15% लैंड रखेगी। इस प्रकार 100% लैंड का हिसाब होगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि हर स्टेप पर ट्रांसपेरेंसी, पहले हम ड्राफ्ट पब्लिश करेंगे, ड्राफ्ट पर सहमति और ऑब्जेक्शंस लेंगे, एक मिनिमम नंबर में जब लैंड होल्डर्स तैयार होंगे तभी उस पर आगे हम बढ़ेंगे। और इसकी देखरेख करने के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति है। इसमें एक लीगल फ्रेमवर्क है, एक ट्राइब्यूनल होगा। अगर उस किसी को किसी प्रकार का विवाद होता है या कोई शिकायत रह जाती है तो ट्राइब्यूनल है, उसके बाद एक अपील का सिस्टम है। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था लीगल फ्रेमवर्क में। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करने जा रहे हैं और लोगों को पता नहीं हो। समाचार पत्रों में इसका पूरा प्रकाशन होगा, लैंड का डिटेल, लैंड देने वालों का डिटेल, सब कुछ होगा। जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, आप जो बोल रहे हैं बेसिकली मेरी ही बात को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, आपके प्रश्न का जवाब तो मैं दे दूं। आप जो बोल रहे हैं मैं उसको ये मानता हूं कि सुनियोजित शहर की ज़रूरत है और उसको क्रियान्वित करने में कमी रहती है। और क्रियान्वित करने की कमी ये होती है कि आमतौर पर जब मास्टर प्लान बनता है तो हम लोग पहले बिल्टअप स्पेस ही ज़्यादा ले लेते हैं, तो वहाँ डेवलपमेंट होता नहीं, वहाँ रीडेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बनी बनाई संरचनाएं हैं, उसको अब तोड़ेंगे, बिगाड़ेंगे। इसलिए सैटेलाइट टाउनशिप से शुरुआत हो रही है। पटना शहर में सीधे आकर रीडेवलपमेंट करना बहुत ही मुश्किल होगा, आप सभी अवगत हैं इस बात से, और यह व्यवहारिक बात है। रही बात एक्सक्यूशन में बढ़ेगी, राजीव नगर एक अलग कहानी है, वो हाउसिंग बोर्ड के लिए, हाउसिंग यूनिट्स के लिए बनाए गए। हम सैटेलाइट सिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम कोई हाउसिंग कॉलोनीज की बात नहीं कर रहे। सर, ये जो आपने कहा कि जमीन जो नहीं लैंड पूलिंग में देना चाहेंगे आप लोग, उनको उसकी जमीन खरीदेंगे, तो क्या उसका रेट होगा सर जमीन खरीदने का? देखिए, वो तो लैंड पूलिंग स्कीम अलग अलग इलाके में आएगी और एग्जैक्ट रेट मार्केट वैल्यू के साथ लिंक्ड होगा जमीन का, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो। कितना मल्टीपल टाइम्स? तो उसके साथ हम इंसेंटिवाइज करेंगे TDR देकर, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट देकर, तो कम से कम 4 गुना तो हम सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, ये ड्राफ्ट की बात करी सर आपने कि ड्राफ्ट से शुरू होगा काम टाउनशिप का। ये ड्राफ्ट कब तक बनेगा और किस टाउनशिप का पहले काम शुरू होगा? ये हम लोगों की कोशिश होगी कि अक्टूबर-नवंबर तक हमारे ड्राफ्ट प्लान सब जगह आ जाए जहाँ पर हैं, और प्रक्रिया इनिशिएट करने के बाद ड्राफ्ट प्लान जैसे आता है और टाउनशिप स्कीम्स लोग सहमति देने लगते हैं, उसके बाद हम फ्रीज उसको हटाते जाएंगे। हमने मार्च तक का समय रखा था, बट हम उसकी फ्रीज हटाएंगे और जो ड्राफ्ट प्लान के अनुसार हमें देना चाहेंगे तो उनको पहले फेज़ में ही हम उनकी ज़मीन लेंगे। और ड्राफ्ट प्लान के साथ अगर कोई विरोध होता है या किसी प्रकार का डिफरेंस होता है तो वैसी सूरत में हमारे पास नेगोशिएटेड परचेज के इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। आखिरी सूरत में अगर कोई उपाय नहीं बचता और लेना ज़मीन ज़रूरी होगी
तो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई सबसे लास्ट में होगी। अच्छा, दूसरी बात सर कि ये जो टाउनशिप बस रहा है सर, वो बहुत सारी पहले से घनी आबादी भी है, तो जहाँ तो जिनके उसको हम मकान- लोग अकोमोडेट करेंगे, जब प्लान बनेगा तो उस तरह से बनाया जाएगा। जिनका पहले से घर है सर, उसका क्या होगा? जिनका पहले मैं से- वही बता रहा हूँ कि जब टाउनशिप प्लान बनेगी तो हम आमतौर पर अनबिल्ट एरिया बनाना चाहते हैं जहाँ पर कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में हर जगह पर खुली जगह ही 100% है, तो कुछ कंस्ट्रक्शंस होंगे वहाँ पर, उसके बारे में स्पेसिफिक स्कीम में उसको अकोमोडेट करेंगे। सर, कई किसानों से बात हुई है जो छोटे किसान है, चाहे 4 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन है, आप लंबे समय के लिए आप खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया है। कई लोगों का यह भी कहना है कि अभी हमको बेटी की शादी करनी है, क्या इमरजेंसी हम कैसे बेच पाएंगे? देखिए, हम लोगों ने पूरे इलाके में तो रोक नहीं लगाई है। कई समाचार पत्रों में यह भ्रामक खबर आई थी, कई मीडिया में, सोशल मीडिया में आई थी। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने कुछ गांव की लिस्ट के साथ रजिस्ट्री ऑफिस को भेजे हैं जहां पर हमारी रोक लगी है। तो इलाका बहुत ही छोटा है, करीब 10,000 एकड़ के आसपास 11 सैटेलाइट्स, एक सैटेलाइट सिटी के लिए है, नंबर 1। तो बहुत बड़े इलाके को हमने भी नहीं छेड़ा है। नंबर 2 कि ये रोक भी अस्थायी तौर पर लगाई गई, तब तक हमारी टाउन प्लानिंग स्कीम आ जाएगी। तो जो लैंड को डिस्पोज करना चाहते हैं वो टाउन प्लानिंग स्कीम में जो हमारी मॉडल्स हैं उसके हिसाब से वो डिस्पोज कर सकेंगे। इस काम को भी हम अक्टूबर तक टाउन प्लानिंग स्कीम का ड्राफ्ट लाना चाह रहे हैं, तो एक मैंने टेंटेटिव टाइमलाइन दिया है, तो उनको बहुत दिनों तक इसमें मुश्किल नहीं होगी। अभी तक तो प्रेस रिलीज नहीं दिया गया सर, क्या किस चीज़ का प्रेस रिलीज? लोगों के पास? और दूसरी बात ये है, नहीं, प्रेस रिलीज किस चीज़ का? और ये जो आप बता रहे हैं उसके प्रेस रिलीज निर्गत नहीं किया गया, हम लोग को नहीं दिया गया है। तो गजट और हुआ है दूसरी सर। बात है कि जो एक मिनट, किसान- हम अभी जो आपसे बात कर रहे हैं उसका आप चाहते हैं? जी जी, अच्छा, ठीक। जो किसान जमीन नहीं देना चाहते हैं तो उनका खाता खेसरा और माने समाचार पत्रों में छपवाना चाहते हैं। हाँ, मैंने बोला कि प्रारूप प्रकाशन होगा स्कीम का, जी और खाता खसरा के साथ पूरा डिटेल हम लोग प्रकाशित करेंगे पहले प्रारूप में, जो टाउन प्लानिंग स्कीम होगी, जी जी, और उसमें लोगों से सहमति और ऑब्जेक्शंस हम इनवाइट करेंगे। ये पूरी बिल्कुल लीगल प्रोसीजर है। कितने ये- दिन की रहेगी सर? ये आपको एक बिहार में जो बिहार TPS रूल्स एंड 2025, ये हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसमें सारे डिटेल्स हैं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो हमने छुपा कर रखा है। बिहार TPS रूल्स बोलते हैं, बिहार टाउन प्लानिंग स्कीम रूल्स 2025, ये हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये लीगल डॉक्यूमेंट। सर, जो ये जो टाउनशिप्स बन रहे हैं तो उस पे जो मोरेटोरियम है या जो भी बैन है, उसके कारण सर होगा क्या कि ये जो टाउनशिप के अगल बगल के जो इलाके होते हैं वहाँ पे इलीगल लैंड सेल बढ़ जाता है, क्योंकि बगल में एक डेवलप्ड एरिया बनने वाला है और जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती हैं वो भी वहाँ पे बसने लगती हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सेटअप हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपका क्या प्लान है सर? देखिए, हमारे 43 जगहों के लिए हम लोगों ने ऐसे ही मास्टर प्लान इनिशिएट कर रखा है। तो लॉन्ग टर्म एड्रेस तो मास्टर प्लान के नोटिफिकेशन से होगा, लेकिन हमें अभी सैटेलाइट टाउनशिप्स पर फोकस करना है और इसका डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी हम इसकी रूपरेखा मूर्त रूप दे सकें, ये हमारी कोशिश होगी, हमारी प्राथमिकता यही है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो ब्रॉडर टाउन, वो मास्टर प्लान की बात है। मास्टर प्लान भी और मास्टर प्लान को इन्फोर्स करने वाली जो अथॉरिटी, प्लानिंग अथॉरिटी हैं, उनको सशक्त बनाने की बात है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अभी हमको कुछ काम करना है और हम लोग वो भी साथ में कर रहे हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर टाउनशिप से अगल बगल जो इलीगल सेल हाँ, बढ़ आपकी जाए बात land समझ का, में आ गया। तो वो प्रॉब्लम है सर। That आप सही बता रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि बिहार में 43 शहरों के मास्टर प्लान बन रहे हैं, ये सब कवर्ड हैं, 11 के 11 वहाँ। तो लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें एरिया को डिमार्केट करके एक सैटेलाइट सिटी की नींव रखनी पड़ेगी। तो हम कहीं जब भी बनाएंगे, चाहे हम छोटे से बनाएं या बड़ा सा बनाएं, उसके चारों तरफ बफर एरिया के बाद लैंड रहेगा जहाँ पर खरीद बिक्री पर हमने रोक नहीं लगाई है। तो वैसी सूरत में इस क्वेश्चन को अभी एड्रेस नहीं कर पाएंगे। सर, कोर एरिया और स्पेशल एरिया दो चिन्हित हुए हैं, दोनों में अंतर क्या है? और ये जो पहला टाउनशिप है वो तो सिर्फ कोर एरिया में ही होगा ना? नहीं, वही कोर एरिया है जहां सबसे पहले हम लैंड पुलिंग की स्कीम लाएंगे और निर्माण शुरू करेंगे। पूरे टाउनशिप का नाम स्पेशल एरिया है और पूरा एक बार हम मैप पर उन्हें बता देंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, कौन कौन सी सड़क बनने जा रही है, किस तरह का ग्रिड हम बना रहे हैं, कहाँ स्कूल बना रहे हैं, कहाँ कॉलेज बना रहे हैं, ये सब चीज़ें हम पहले उनको बताएंगे। इसलिए प्लान पूरे स्पेशल एरिया का होगा।
लेकिन कोर एरिया से शुरुआत हो। वो टाउन प्लानिंग स्कीम की पूरी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी है, वो करेगी, ताकि इसमें अगर किसी प्रकार की शिकायत है या कोई कमी रह गई है तो उसमें टाइमली एक्शंस और इंटरवेंशंस हो सके। तो उस दिन जो हुआ था, हाँ, उसमें ये कहा गया था कि कोर एरिया और स्पेशल एरिया में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक है। हाँ, और आपका कहना है तो कि वो अभी भी सही है। हाँ नहीं, आपका कहना है कि 10,000 एकड़ में हमने रोक लगाई है। हाँ, वो स्पेशल एरिया है, स्पेशल एरिया के अंदर ही कोर एरिया है ना। नहीं, मतलब ये 10,000 जो एकड़ है, हाँ, वो टोटल 11 टाउनशिप में कोर एरिया और स्पेशल एरिया मिलाकर है ये? नहीं, एक टाउनशिप में लगभग 10,000 से 11,000 एकड़ हैं, एक टाउनशिप, एक टाउनशिप में, क्योंकि इतना छोटा टाउनशिप भी आप कैसे बनाएंगे, तो कॉलोनी थोड़ी बना रहे हैं। एक और प्रश्न है। हाँ, कि चलिए किसान से आप जो भी समझौता लैंड पुलिंग हो जो भी आप कर लेंगे, लेकिन उस एरिया में जो ऑलरेडी डेवलपर जमीन खरीद लिए हैं या एग्रीमेंट कर लिए हैं जमीन का, उनके साथ क्या है? डेवलपर भी हमारे लिए लैंड होल्डर ही होंगे, उनको भी हमारे हिसाब से ही चलना होगा। जो लैंड पूलिंग स्कीम हमारी होगी और जो हमारा मास्टर प्लान होगा, उनको भी हमारे हिसाब से चलना होगा। हमारे लिए तो वो भी लैंड होल्डर ही है। तो इतने शॉर्ट मैं बस एक मिनट, मैं इसको ताकि उनको फिर जो भूमि एक्विजिशन में 4 गुना मिलता है उससे ज़्यादा उनको मिले। हमारी कोशिश होगी कि किसी भी भूमि धारक को कम से कम उनकी ज़मीन जो लम ले रहे हैं उसका 5 गुना और भू अर्जन की तुलना में ज़्यादा ये उनको उपलब्ध हो, और हमारे पूरे हिस्से में वो साथ रहें। उनका संगठन हमारे साथ रहेगा, किसानों का पूरी व्यवस्था पारदर्शी रहेगी, और ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई बुलडोज कर रहे हैं हम लोग, जो कर रहे हैं उस इलाके के लिए कर रहे हैं। उस इलाके में जब प्लान्ड अर्बन ग्रोथ होगा तो वहाँ के जनरेशन्स के लिए उसका फ़ायदा आएगा, उसकी इकॉनमी में ग्रोथ आएगी। और जो प्राइमरी सेक्टर की इकॉनमी है खेती की, बेसिकली सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर, इसके अलावा राज्य सरकार ने हर 11 टाउनशिप के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। कहीं पर एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, कहीं पर फिल्म सिटी आ रही है, कहीं पर इंडस्ट्रियल पार्क्स आ रहे हैं, तो हर जगह कुछ ना कुछ सोचा हुआ जो उसको एंकर करेगा, जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट आएगा, ये हम उसकी गारंटी देना चाहते हैं। इसलिए उस टाउनशिप के साथ एक मेजर इकोनॉमिक सेंटर हम एंकर कर रहे हैं। तो काफ़ी विस्तार से इस पर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार में काफ़ी सोच विचार चल रहा है, काफ़ी एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ वर्ल्ड बैंक की टीम है, जो देश के जाने माने विशेषज्ञ हैं, और यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, एकेडमिक्स हैं, प्लस जो स्पेशलिस्ट हैं उनका भी सहयोग हम ले रहे हैं। और आपको बताऊं, कई शहरों में जब भूमि वापस करते हैं डेवलपमेंट के बाद, तो कहीं 25% करते हैं, कहीं 40% करते हैं। हम लोगों ने मिनिमम 55% रखा है, और इसलिए रखा है कि किसी को ये फील नहीं हो कि हमने उसको नुकसान पहुंचाया। इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूं कि अभी जिनके पास ज़मीन है, किसानों के पास, अभी जो हमने फ्रीज लगाई है, राज्य सरकार ने खरीद बिक्री पर रोक लगाई, ये उनके हित में है, ताकि उनकी ज़मीन औने पौने दाम पर कोई खरीदे नहीं, और हमारे लिए डेवलपमेंट मुश्किल हो जाएगा। कि जितने ज़्यादा ट्रांसफर्स ट्रांजैक्शंस होंगे, हमारे लिए वो डेवलपमेंट मुश्किल होगा। आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन शुरू होता है बेतरतीब, और कोई प्लानिंग नहीं होती है, फिर वो शहर नरक बन जाता है, और हम लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं। तो अब समय आया है कि बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हो कि प्लान्ड और बिल्कुल सिस्टमैटिकली हम शहरों का विकास करें। जो टाउनशिप्स में आएँ उनके साथ इकोनॉमिक एंकरिंग हो, ताकि वहाँ रोजगार सृजन हो, और जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वहाँ की, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को बल मिले। तो इस पूरी बुनियादी सोच के साथ ये आई है, और काफ़ी सोच विचार कर हम लोग इसमें कदम बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करूँगा कि इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी, फेयरनेस होगा, किसी प्रकार की इंजस्टिस किसी साथ नहीं होगी। हम कुछ भी करेंगे वो लीगली साउंड फ्रेमवर्क में करेंगे। और इसलिए आप देख रहे होंगे हम लोगों ने पहले राज्य मंत्री परिषद का पहला निर्णय था कि 11 सैटेलाइट सिटीज़ बसाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद ऐसे एरियाज़ को चुना है जहाँ फ्लड की शिकायत कम से कम हो, खुली हुई जगह उपलब्ध हो, जहाँ पर अभी वहाँ के जो निकटवर्ती शहर हैं वहाँ से जाने में आधे घंटे का टाइम हो। जो राष्ट्रीय बहुत सारी परियोजनाएं आ रही हैं, हाई स्पीड कॉरिडोर्स की, एक्सेस कंट्रोल हाईवेज़ की, एक्सप्रेस वेज की,
उसको हम लीवरेज करें, साथ ही जो राज्य सरकार की अपनी योजनाएं हैं उसको भी हम लोग लीवरेज करें और उसको इस तरह से हम बनाएं कि हर एक सैटेलाइट सिटी के साथ एक मजबूत आर्थिक बुनियाद हो। तो इस सोच के साथ हम लोगों ने ये सैटेलाइट टाउनशिप्स की तरफ कदम रखे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम और भी आपको साझा करेंगे। इनफैक्ट हर एक स्कीम आपके साथ लाई जाएगी और हम आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि इसके बारे में किसी प्रकार की भ्रांति, गलतफहमी वगैरह नहीं हो। आपसे बाद में फिर मिलेंगे हम लोग। आपको बस एक प्रश्न है, एक प्रश्न है कि इस टाउनशिप के डेवलपमेंट में, सैटेलाइट टाउनशिप के डेवलपमेंट में कितना एक्सपेंसेस मतलब सरकार अपने तरफ से खर्च करने जा रही है? देखिए, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट बेयर करेगी, ठीक है। तो ये प्लान जब बनेगा, डिटेल डीपीआर होगा, तो हम लोग कॉस्ट बता पाएंगे। अभी आप जो पूछ रहे हैं वो प्रीमेच्योर क्वेश्चन है। नंबर 1, लैंड एक्विजिशन जो भी करना हो या लैंड एक्विजिशन कितना करना पड़ेगा ये भी अभी डिसाइड नहीं हो पाएगा ना। हम लोग लैंड पूलिंग पॉलिसी की बात कर रहे हैं। सबसे मुख्य बात ये है कि बिहार में हम लोग प्लीज़ जी बोलते रहिए, हम सुन। बिहार में अर्बन प्लानिंग एक बहुत बड़ी कमी के रूप में महसूस की जाती है। आप भी महसूस करते हैं, हम लोग महसूस करते हैं। बिहार का हर प्रबुद्ध नागरिक इस बात को महसूस करता है कि राज्य में अर्बनाइजेशन पर हमें भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। सर यू महोदय, क्या ये टाउनशिप में पत्रकारों को कंसेशन रेट में असली मुद्दा अभी आया। असली मुद्दा। चलिए, इस पर हम लोग अभी तो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन इस पर हम लोग देखते हैं। पत्रकार सब ऐसा है ठीक। कि नेता मंत्री सब तो देख लीजिए, वेटनरी कॉलेज में जमीन अब नहीं, आप जो बता रहे हैं वो तो हो गई, बात हो गई। अब इस पर कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।